हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिटिन क्लासेस। दिस इज सैयदा खालिदा नूरी एंड आज हम क्लास 11th के चैप्टर एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम को डिस्कस करने से पहले आई होप कि आपने पीछे की वो सारी वीडियोस देख ली होगी। वेरी फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, देन उसके बाद आपका लिविंग वर्ड जो वेरी फर्स्ट था, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड देन प्लांट किंगडम। ये तीनों चैप्टर्स को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स मैंने यूज किए थे, बेसिस वगैरह, मतलब कैसे किसी को आप क्लासिफाई करते हो। तो अगर वो सब आपने देखा होगा पहले से तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको और इजी हो जाएगा। एंड यूजुअली अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मुझे एनिमल किंगडम पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें जिनसे यू कैन रिलेट योरसेल्फ, आपको इजीली चीजें समझ में आ जाती है। सो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम अगर आपने देखा है तो आपको पता है, पीछे वीडियोस में मैंने बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें से आपका पांचवा किंगडम कौन सा है? एनिमल किंगडम है। और अगर एनिमल्स के सेलिएंट फीचर्स देखे जाएं जो कि आर एच विटेकर ने लिए थे, बेसिस बनाया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, तो उसमें एक क्या था? मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लस कैसे हैं ये? यूकैरियोटिक हैं। प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में इनका प्राइमरी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि होलोजोइक होता है, सैप्रोफिटिक होता है एंड पैरासिटिक होता है। तो इनमें और तीनों देखने को मिल सकते हैं, बट ज्यादा कौन सा रहता है? होलोजोइक रहता है। ठीक। तो ये तो इनका तीन सेलिएंट फीचर हो गया। यूकैरियोटिक होने का मतलब कि इनकी जो सेल होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी, मतलब सेल तो सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, सेल में जो ऑर्गेनीज होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बॉडीज इनमें होगी। उसी टाइम पे मैंने ये भी बताया था कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो यहाँ पास आप लिख सकते हो जनरली सेल वॉल एब्सेंट। तो ये सब क्या है? आपके जनरल फीचर्स है एनिमल किंगडम के। बट ऐसा तो है नहीं कि एनिमल किंगडम बहुत छोटा किंगडम है। तो एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, और अगर देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं, उनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो इन डिफरेंसेस, इन सिमिलैरिटीज को अलग अलग जाहिर सी बात है नहीं पढ़ा जा सकता। तो क्या करेंगे? एनिमल किंगडम को भी क्लासिफाई करेंगे। जब हम किसी भी किंगडम का, किसी भी क्लास का, किसी भी ग्रुप का हम क्या करते हैं, किसी भी टैक्स का हमें क्लासिफिकेशन करना होता है तो हम एक बेसिस बनाते हैं। तो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करने के लिए ये बेसिकली ये चार बनाए गए थे बेसिस। पहला बेसिस था कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा है, दूसरा है बॉडी सिमेट्री कैसी है, फिर आपका है नेचर ऑफ सीलम, सीलम मतलब बॉडी कैविटी, और पैटर्न ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम कैसा है, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो ये सारे बेसिस है फॉर द क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये चार बेसिस हैं इनको इंडिविजुअली समझ लें कि ये बेसिस है क्या, क्या बताता है ये। उसके बाद हम एनिमल किंगडम को इन बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे और जो सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइलम्स हैं उनके नाम देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला बेसिस है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मतलब सेल्स कैसी अरेंज है। पहले तो हमें ये पता चल गया कि आपका एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होने के बाद क्या वो जो सेल्स हैं वो बस एक एग्रीगेशन में एक इकट्ठा क्लस्टर बना के बस इकट्ठे हैं, अपना काम कर रही हैं, इस तरह से है, या उनमें फर्दर मॉडिफिकेशन होके कुछ सेल्स अलग ग्रुप बना के अलग काम कर रही हैं, कुछ सेल्स अलग ग्रुप बना के अलग काम कर रही हैं। तो लेवल्स बनते थे। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है इस वीडियो, मतलब क्लास 11 का जो फ्री स्टडी जोन बैच है, उस बैच में जो वीडियोस, प्रियोर वीडियोस है उसमें भी मैंने बताया था, बट फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मान लें मल्टी सेलुलर तो ये है, अगर सेल्स जो है वो बस सेल्स क्लस्टर के फॉर्म में मौजूद है या एग्रीगेटेड है, एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हैं, और ये सेल्स सारी मिलके क्या कर रही हैं, पूरा जो कंप्लीट बॉडी सिस्टम चलना है, दैट इज रिप्रोडक्शन होना है, एक्सक्रीशन होना है, रेस्पिरेशन होना है, वो सब करा रही है। तो इस लेवल को हम बोलते हैं सेलुलर लेवल। ये कैसा लेवल हो गया आपका? सेलुलर लेवल हो गया। अब मान लें ये जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं वो फर्दर थोड़ा और मॉडिफाई करें, उनमें डिफरेंशिएशन होने लग गया और ग्रुप ऑफ सेल्स में वो डिवाइड हो गए, और वो जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल है, जैसे मान लो यहाँ टोटल 10 सेल्स थी,
तो वो इकट्ठे होके अपना सारा बॉडी का काम कर रही थी। अब ये जो 10 सेल्स है वो डिवाइड हो गए, आपके 5-5 करके 2 ग्रुप्स में अलग हो गए। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और इस ग्रुप में जितनी सेल्स हैं वो पर्टिकुलरली कोई एक तरह का फंक्शन कर रही हैं, और ये पर्टिकुलरली कोई दूसरे तरह का फंक्शन कर रहे हैं। तो इनको अब क्या बोल देंगे, ये टिश्यूज हैं। टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है, टिश्यूज होता है ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा ऑर्गन वर्ड नहीं यूज करते, सॉरी, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर कई तरह की सिमिलर ओरिजिन की, सिमिलर शेप की सेल्स आती हैं, इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद सेम टाइप ऑफ वर्क करते हैं। तो वो जो बनता है उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। तो जब इस तरह से हो जाए कि आपकी सेल्स क्या हो, फर्दर डिफरेंशिएट कर जाए, एंड उनमें जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए, तो दूसरा लेवल आ जाता है, और उस लेवल को हम बोलते हैं टिश्यू लेवल। ठीक। फिर टिश्यू लेवल के बाद क्या हो सकता है कि टिश्यूज जो है वो कंबाइन करके कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लें जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। तो इससे और ज्यादा मॉडिफाई होगा और ऑर्गन लेवल हो जाएगा। अब कई सारे ऑर्गन मिलके एक पर्टिकुलर सिस्टम चलाने लग जाए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा। तो ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर से लेके ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। स्पॉन्जेस, अभी हम ज्यादा एग्जांपल यहाँ इस टॉपिक पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि एनिमल किंगडम आपके लिए एकदम नया है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा यहाँ प्लैटी हेलमिंथीज, एनिलिडिया, सेलेंट्रेट्स ये सब यूज करने लगूंगी, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स लूंगी जो आप पहले सुने हो या शायद देखा हो, समझा हो, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होती है, क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, बस क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मौजूद होती है, और वो सेल्स मिलकर सारा काम करती हैं। मतलब उनमें सेलुलर डिवीजन तो होगा, मतलब सेल डिवीजन होगा और डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा, लेकिन वो सेल्स का ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिकली वो एक ही कोई काम करेंगे। ठीक। फिर आ जाता है टिश्यू लेवल। तो अब हम अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम ह्यूमंस में क्या होता है, कई सारी सेल्स मौजूद हैं, और वो सेल्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर करके सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यूज बना रहे हैं, और वो टिश्यू सर्टेन टाइप ऑफ ही काम करता है, एक स्पेसिफिक वर्क करता है, या उसी वर्क के इर्द गिर्द का सारा काम उसका रहता है। जैसे एपिथेलियम टिश्यूज है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो ये एक टाइप ऑफ टिश्यू हो गया। फिर होता है आपका ऑर्गन लेवल। अगर हम एग्जाम्पल लें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, क्या उसमें सिर्फ आपका स्टमक ही नहीं है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ एक ऑर्गन है, टीथ एक ऑर्गन है, टंग एक ऑर्गन है, ईसोफेगस एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है ऑर्गन है, एनस है ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये पर्टिकुलरली हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक काम है। जैसे अगर हम लोग जनरल देखें, ईसोफेगस का काम है, ईसोफेगस क्या एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन लेवल पे आ गया। लेकिन ईसोफेगस का काम क्या है, बॉडी में फूड को ट्रांसफर कराना फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो ये आपका एक लेवल हुआ, इसे आप बोल दो ऑर्गन लेवल। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्गन स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहा होता, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड के लिए कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपस में इंटीग्रेटेड रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, एंड उस पूरे फंक्शन को स्मूथली रन आउट कराते हैं। तो जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो क्या हो गया, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। तो जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में, अभी जब हम लोग फाइलम क्लासिफाई करेंगे, वहां आप देखोगे जैसे जैसे हम फाइलम्स में आगे की तरफ जाते जाएंगे, जैसे स्पॉन्जेस वगैरह है, वहां से हम आगे ह्यूमन की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक। तो आई होप जो पहला पॉइंट है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपकी आती बॉडी सिमेट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री आपको पता है क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एप्पल है, ठीक है? इस एप्पल को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, तो ये पार्ट आपस में इक्वल दिख रहा है, या एक कोई सर्कल है, आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये पार्ट इक्वल दिख रहा है, ऐसे कर सकते हो, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल दिख रहा है। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिनको आप बीच में कोई एक प्लेन खींच दो, कोई एक लाइन खींच दो, और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिक है। सेम सेंस एनिमल्स में भी लिया जाता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बेसिस पे, कि अगर उनमें कोई प्लेन वगैरह हम खींच रहे हैं, कोई लाइन खींच रहे हैं, और वो डिवाइड हो जाए इक्वली, तो सिमेट्रिक है। और नहीं हो पाए तो वो क्या है, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन रहता है बॉडी का, एंड सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। एसिमेट्रिकल में क्या रहेगा, कांट बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, इनटू
टू इक्वल हाफ्स। कोई भी ऐसा एनिमल्स जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से हो कि जिनको हम दो हाफ में नहीं कर सकते तो उनको हम बोलते हैं वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। ठीक, फिर आपका आता है सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक दो तरह की होती है, एक होती है आपकी रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल थोड़ी ज्यादा डाइवर्स है, ये लिमिटेड सिमेट्री होती है एक्चुअली में देखा जाए तो। ये जो बायलेटरल सिमेट्री होती है ये लिमिटेड होती है, इसको समझिए आप। रेडियल सिमेट्री क्या है, जब हम क्या करें, कोई एक जैसे ये सर्किल है, आपने ये सर्किल लिया और इस सर्किल को आप चाहे ऐसे कर दो तो भी ये दो इक्वल में चला गया, ये सर्किल का सेंटर है। ठीक, आप ऐसे कर दो तो भी ये दो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, आप ऐसे कर दो तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर दो तो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम सेंटर से पास होता हुआ प्लेन बनाएं, किसी भी प्लेन से, मतलब ऐसे 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 कोई भी एक्सिस बनाएं, बस शर्त सिर्फ एक हो, वो सेंटर से पास करे और वो बॉडी को इक्वली टू हाफ में डिवाइड कर दे, तो उस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें देखो ज्यादा मतलब ज्यादा प्लेन हमें मिल रहा है सिमेट्री के लिए। और बायलेटरल क्या होता है, ये लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोई प्लेन होता है, जैसे मान लो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें तो आप कर लोगे दो तरीके से। एक मिनट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इनमें क्या हो कि इसमें अगर आप डिवाइड करना चाहो तो आप खाली एक ये एक्सिस है, ये इसका सेंटर हो गया, आप ये एक्सेस करोगे तो ही आप दो इक्वल हाफ में से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसे करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसे करोगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही प्लेन आपको मिला है जो सेंटर से पास करेगा और इस बॉडी को दो इक्वल हाफ में राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री जो होती है काफी लिमिटेड सिमेट्री है, एक ही प्लेन के उसमें है, जबकि रेडियल में आप देख सकते हो काफी ज्यादा है। मैं यहाँ एग्जाम्पल्स अभी नहीं लिख रही हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बस जिसे बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ। रीजन ये है कि अगर हम एक साथ सारे फाइलम के नेम लेने लग जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उससे उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे एंड उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे, यूजुअली बुक्स में भी दिया रहता है वो चार्ट। आप उस चार्ट को देखो और जो भी बेसिस थे उस बेसिस पे देखो कि अच्छा ये फाइलम है, इनमें ये फीचर है। तो इससे क्या होगा, यू आर नॉट गोइंग टू मग अप दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। आपको ये नहीं होगा वही चीजें बार बार पढ़नी पड़े और फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक, तो इसलिए पहले आप इन चीजों को अच्छे से समझ लो। तो बॉडी सिमेट्री आपका ये हो गया। बॉडी सिमेट्री के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है और उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी या सेल्स या लेयर। अब वो क्या है हमें देखना है इसके बाद। अब देखो यहाँ है एक डिप्लोब्लास्टिक एंड एक होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है ये डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? एक्चुअली में जब इम्ब्रियो बनता है तो वहां पास आती है जर्म लेयर, जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, जाइगोट में क्या होगा, लगातार क्लीवेज होगा। हम अब क्या, हाँ, यहाँ पास कैसा है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स है ना तो डिप्लॉयड है। तो जाइगोट का लगातार डिवीजन होगा तो यहाँ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं। इन क्लस्टर्स ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स। ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं पहले तो ऐसे अनऑर्गेनाइज क्लस्टर में इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद ये ऑर्गेनाइज करके अपने आप को दो लेयर में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इस तरह से और डिवीजन हुआ होगा, मैंने यहाँ लिमिटेड ही सेल बनाई थी, ये हो गया। और अंदर की तरफ
दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा, एक आउटर लेयर हो जाएगी और एक इनर लेयर हो जाएगी। तो जो ये इनर लेयर होती है, जनरली क्या होता है, ये इनर लेयर होती है वो फर्दर अपने आप को अरेंज करती है। तो एक ही आपका आउटर लेयर पहले से जो मौजूद है वो हो गया, दूसरा ये जो इनर सेल मास है वो अपने आप को अच्छे से अरेंज कर लेती है दो डिस्टिंक्ट लेयर्स में। इनर लेयर जो बनी वो अपने आप को दो डिस्टिंक्ट लेयर्स में अरेंज कर लेगी। ठीक, कैसे? जाइगोट से ब्लास्टोमियर्स बना, इन्होंने अपने आप को आउटर लेयर, आउटर सेल या इनर सेल मास में डिवाइड कर लिया। फिर जो इनर वाला था, इनर वाले में, ये तो आपका आउटर वाला अभी भी है, ये आपका आउटर लेयर अभी भी है, और ये आउटर लेयर के बाद जो इनर लेयर थी उसमें आपका एक ये इनर लेयर, एक लेयर बनाया जो आप बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ। तो ये जो होता है इनर लेयर जो डिवाइड करती है, तो वहां पास हम यूज करते हैं एक्टोडर्म वर्ड एंड एंडोडर्म। समझ में आया? इस तरह से एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल बॉडीज या ऐसे एनिमल्स जिनमें जो इनका इनर सेल मास था वो अपने आप को अरेंज करके दो डिस्टिंक्ट लेयर बना लेता है, इसे एक्चुअली जर्म लेयर्स भी बोल सकते हैं। तो दो डिस्टिंक्ट लेयर बना लेता है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। तो उस एनिमल को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में तो दो लेयर रहेगी, एक्टोडर्म्स प्लस एंडोडर्म। ठीक, ये दो लेयर्स रहेंगी, जर्मिनल लेयर रहेंगी, और इन दोनों लेयर के बीच में एक मतलब लूज पैरेंकाइमेटस टिश्यू रहता है, सेल्स रहती हैं, उसे बोलते हैं मीजोग्लिया। जैसे आपका मान लो ये एक्टोडर्म आउटर हो गया, ये आपका अंदर की तरफ क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पास क्या रहेगा, कुछ लूज सेल्स मौजूद रहेंगी, पैरेंकाइमेटस सेल्स मौजूद रहेंगी, इनको बोला जाता है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। ठीक, तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक का केस। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में क्या होता है, जब इनर सेल मास अपने आप को अरेंज करती है एक आउटर लेयर और एक अंदर की लेयर में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, तो बीच में एक लेयर और आ जाती है, एक काफी डिस्टिंक्ट लेयर एक और आती है, और वो जो डिस्टिंक्ट लेयर होती है उस डिस्टिंक्ट लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर या फिर मीजोडर्म। क्या बोला जाता है? मीजोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर रहेगी, तीन डिस्टिंक्ट लेयर रहेगी, उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ आपका एक्टो रहेगा, देन आपका मीजो भी रहेगा, एंड देन आपका एंडोडर्म भी रहेगा। यहाँ पास एक ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में आपको 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलेगी, एंड डिप्लोब्लास्टिक के केस में आपको 2 जर्म लेयर देखने को मिलेगी। ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम के लिए। तो हमारा अब जो नेक्स्ट बेसिस है वो है सीलम। अब ये सीलम होता क्या है उसे देखेंगे, और उसके बेसिस पे कैसे एनिमल को क्लासिफाई किया जाएगा वो देखेंगे। पहले तो आपको ये समझना होगा व्हाट इज सीलम। ये होता है, अगर एनिमल बॉडी देखी जाए तो वहां दो रहता है, एक रहती है बॉडी वॉल, ठीक, और एक होती है गट वॉल, और इन दोनों के बीच में गैप हो सकता है, गैप रहेगा। ठीक, मतलब इस तरह से ये हो गई बॉडी वॉल और ये हो गया गट वॉल। ये एक रफ डायग्राम है, ठीक, ये हो गया। तो ये आपका गट वॉल हो गया, ये आपकी बॉडी वॉल होगी, बीच में आप देख रहे हो मैंने एक स्पेस बना के छोड़ा। तो जो ये स्पेस है, इसी स्पेस को बोलते हैं कैविटी, एंड इसी कैविटी को बोला जाता है सीलम। इसी कैविटी को हम सीलम बोलते हैं। ठीक,
तो होता क्या है, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ये कैविटी मौजूद होगी, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ये कैविटी मौजूद नहीं होगी, या और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें इस कैविटी जैसा कुछ होगा। इसके बेसिस पे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एनिमल्स को। एक हो जाएगा आपका सिलमेट्स, एक आपका हो जाएगा सॉरी सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझे एसिलमेट्स, इसी को कर लो एसिलमेट्स, ठीक। फिर आपका होगा सिलमेट्स एंड एक होता है आपका स्यूडोसिलमेट्स। क्या होता है सिलमेट्स? एसिलमेट्स वहां जहां कैविटी एब्सेंट है। ए वर्ड जो ये ए वर्ड लिखा रहता है बायोलॉजी में, उसका मतलब ये होता है कि विदाउट, ये जो ए वर्ड है उसका मतलब ही होता है विदाउट, ठीक है। ए सिलामेट मतलब कि विदाउट सीलम, मतलब कि कैविटी एब्सेंट है। सिलामेट्स वो होंगे जिनमें कैविटी होगी, और सीडोसिलामेट वो होंगे जिनमें कैविटी जैसा कुछ होगा, मतलब इंटरमीडिएट है, कैविटी जो होगी नॉट सो डिफाइंड, उनकी जो कैविटी है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं रहती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सीरोसिलामेट की कैविटी कैसी होती है, इनकी कैविटी कैसी होती है, इनकी कैविटी कैसी होती है, कैसे इसके बेसिस पे डिवाइड कर लिया? तो यहाँ पास आपको ये जो है वो पेरेंकाइमेटस सेल्स के वजह से, जो मीजोडर्म, अभी जो हमने पढ़ा ना एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म्स, तो मीजोडर्म के प्रेजेंस के बेसिस पे बनाया जाता है सिलामेट है कि एसिलामेट है या सीडोसिलामेट है। जब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहे कि आपकी आउटर लेयर मौजूद है और इनर लेयर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक, ऐसा रहे और यहाँ पास मतलब मीजोडर्म का प्रेजेंस रहे, यहाँ पास आपके पेरेंकाइमेटस सेल्स रहे, मीजोडर्म्स रहे, तो वो आपका हो जाएगा ट्रू सिलामेट। स्यूडोसिलामेट में क्या होता है, स्यूडोसिलामेट में ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आप कहाँ भी बना सकते हो, और वहां पास ये होता है कि पाउचेस मौजूद रहते हैं मीजोडर्म के, एक यूनिफॉर्म डिफाइंड वो नहीं, बल्कि क्या रहता है पाउचेस मौजूद रहते हैं इस तरह से, मीजोडर्म के इस तरह से पाउचेस मौजूद रहते हैं। तो इस तरह की कैविटी को हम क्या बोल देते हैं, स्यूडो कैविटी, स्यूडो कैविटी या स्यूडो सीलम, ठीक। इस तरह से इसमें क्या रहेंगे, पाउचेस रहेंगे, ये जो कैविटी है वो डिफाइन नहीं है, यहाँ पास पाउचेस मौजूद होते हैं मीजोडर्म के, और इसमें सिलामेट्स में एक यूनिफॉर्म मीजोडर्म लेयर मौजूद होती है, और ए सिलामेट्स में मीजोडर्म लेयर कैसी रहेगी, एब्सेंट रहेगी, मतलब जो पैरेंकाइमेटस लेयर है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड, दैट इज सीलम। तो सीलम के बेसिस पे आपको 3 मिलेंगे, ए सिलामेट, सिलामेट एंड सीडोसिलामेट। इसको सिंपली याद रखना है, कैविटी अगर है तो सिलामेट, नहीं है तो ए सिलामेट, और नॉट सो डिफाइंड कैविटी है जिसमें मेसोडर्म के पाउचेस वगैरह हैं, तो वो आपका आता है सीडोसिलामेट के कैटेगरी में। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एंड दैट इज सेगमेंटेशन। एक बेसिस है आपकी सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, जब किसी एनिमल की बॉडी इंटरनली प्लस एक्सटर्नली डिवाइडेड हो सेगमेंट्स में, इंटरनली भी उसमें डिवीजन दिखे प्लस एक्सटर्नली
सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो बॉडी, एंड वो जो सेगमेंट है उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ रिपीटेशन है। कैसा रिपीटेशन? मतलब ऐसा रिपीटेशन जिसमें कुछ सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लगातार दिखते जाएं, या कुछ ऑर्गन्स हैं जो लगातार रिपीट करते जाएं, तो उसी को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। यहाँ पर जो ये सेगमेंटेशन है, यहाँ पर सर्टेन टाइप ऑफ रिपीटेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। ठीक, कुछ ऑर्गन्स का लगातार से क्या हो, रिपीटेशन होता रहे। तो अगर ऐसा किसी की बॉडी रहती तो हम बोलते हैं हाँ उनमें सेगमेंटेशन है, अगर नहीं रहेगा तो उसमें सेगमेंटेशन नहीं है। मतलब एनिमल्स को जो क्लासिफाई हम लोग करेंगे तो वहाँ एक फीचर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एनिमल की बॉडी है वो सेगमेंटेशन में डिवाइडेड है या नहीं डिवाइडेड है। यहाँ एक बहुत फेमस एग्जांपल है, और ये एग्जांपल मैं ले सकती हूँ क्योंकि आप अर्थवॉर्म से फैमिलियर हो, अर्थवॉर्म को सभी ने देखा होगा। इसकी बॉडी कुछ इस तरह से रहती है, और इसको कभी पास से ऑब्जर्व करके देखो तो यहाँ आपको दिखेगा कि इसकी बॉडी पे आपको सेगमेंट्स दिखेंगे, क्लियरली विजिबल ही रहते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस दिखती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो लाइंस होती हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, इन्हें मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। और ये सेगमेंट इंटरनली एक्सटर्नली दोनों है, ऐसा नहीं कि बस बॉडी के ऊपर आपको दिख रहा है, ये इंटरनली एक्सटर्नली बॉडी को डिवाइड कर देता है सेगमेंट्स में। इसको डिटेल में हमें पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो फिलहाल बस इतना एक एग्जांपल दिखाया मैंने। इस तरह से बॉडी क्या रहती है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। तो कुछ एनिमल्स है जिन्हें देखने को ये मिलेगा। फिर हम अपने नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, चलिए मैंने यहाँ एनिमल किंगडम का ये पूरा लिख दिया, बिकॉज वो बोल बोल के लिखने में काफी टाइम लगता है, तो आपको वीडियो मतलब अननेसेसरी लगती जाती, इसलिए मैंने उसको पहले से पूरा अच्छे से बना लिया है। एक पॉइंट था छोटा सा, नोटोकॉर्ड, उसको मैंने नहीं बताया आपको, ये आप देख लो। नोटोकॉर्ड जो होता है, ये क्या होता है, ये जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, अभी मैंने आपको बताया डिप्लोब्लास्टिक केस में, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स बनती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये जो नोटोकॉर्ड है, ये मेसोडर्म से ही डिराइव होकर आता है, मेसोडर्म डिराइव्ड होता है ये। एंड ये कैसा होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक होता है। और ये किस पार्ट में पाया जाता है, डोर्सल पार्ट में पाया जाता है। डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। जैसे अगर आप मुझे देखो तो मेरा जो फ्रंट पार्ट है दैट इज दिस, इसे आप वेंट्रल बोलते हो। एंड ये जो आपका बैक पोर्शन होता है उसे आप क्या बोलोगे, डोर्सल पार्ट बोलोगे। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो डोर्सल में पाया जाता है। एंड ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी हम उन्हें कॉर्डेट बोलते हैं, और जिनमें नहीं होंगे उन्हें हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। इस बेसिस पे भी आगे आपको दिखेगा। तो एनिमल किंगडम को हम अगर सेलुलर लेवल या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस में डिवाइड करेंगे तो दो लेवल आएगा, एक सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू सेलुलर लेवल में अगर आगे जाएंगे सिमेट्री देखेंगे, तो जो सेलुलर लेवल वाले होते हैं वो एसिमेट्रिकल ही होते हैं, मतलब उनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है और उनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल है पोरिफेरा। एग्जाम्पल क्या है, ये एक्चुअल में हमने फाइलम्स के नेम लिखे, ये है आपका फाइलम। तो देखो, अब जिस सीक्वेंस हम लोग पढ़ कर आए तो इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमने बस आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए कि सबसे पहले पोरिफेरा आता है, देन सिलेंट्रेट, टिनोफेरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस, इस तरह से जाएगा ट्रेंड। तो जैसे ही हमने बोला फाइलम पोरिफेरा तो आपको ये लाइन बस याद आ जानी चाहिए, तो आप पोरिफेरा के जो भी फीचर्स हैं उसको लिख लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसको लर्न करने में बहुत दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया ये एसिलेमेट है। एसिलेमेट होने का मतलब क्या है कि इनमें मेसोडर्म वाली जो लेयर्स है वो एब्सेंट होगी, कैविटी नहीं होगी। एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि बॉडी को दो इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और सेलुलर लेवल का मतलब ये हुआ कि इनमें ऑर्गन्स या टिश्यूज ये सब नहीं पाए जाते हैं। सेल्स होती हैं सर्टेन टाइप्स की और वो सारा फंक्शन करती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है बट डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स नहीं होगा, वो टिश्यू फॉर्म नहीं करेंगे। तो फीचर्स इसलिए आपने पोरिफेरा के, इससे इस ट्रेंड से पढ़ने से यही फायदा है आपका कि आपको किसी भी फाइलम के फीचर्स को बहुत ज्यादा मुसीबत के साथ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप उसे ग्रैब कर लोगे। एक आधे फीचर्स होंगे जिनको आपको अलग से देखना पड़ेगा और उसको हम इस वीडियो में देखेंगे भी। तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पे अगर हम आएंगे तो इसमें हम सिमेट्री था, दो सिमेट्री में इसमें डिवाइड कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री वाले में अगर सीलम देखें तो ए सीलामेट्स होते हैं और इसके दो फाइलम में ये है सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफेरा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिलेंट्रेट को डायरिया भी बोलते हैं,
सिलेंट्रेटा एंड टियोफोरा एसिलामेट होते हैं, इनमें कैविटी नहीं पाई जाती, इनमें सिमेट्री तो पाई जाती है बट कैसी, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब इनके सेंटर से हम किसी भी प्लेन से एक्सिस को पास कराएंगे, ये इक्वली दो हाफ में कट हो जाएंगे, ठीक। और ये कैसे होंगे, टिश्यू लेवल के होंगे कि ऑर्गन लेवल के होंगे, फर्दर अभी डिटेल में देखना है, इनको टिश्यू ऑर्गन के लेवल पे लेके आते हैं, ठीक। फिर बायलेटरल सिमेट्री में आप आओगे तो इसको आप सीलम के बेसिस पे तीन हिस्से में डिवाइड कर लोगे, एसिलामेटा, सीरोसिलामेट एंड सिलामेट। एसिलामेट विदाउट सिलम, तो ये आपका प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस में भी सीलम नहीं होती है लेकिन सिमेट्री बायलेटरल होती है, ठीक। अगर रेडियल होती तो ये इसी में चला गया होता। सीरोसिलामेट्स, सीरोसिलामेट्स कैसे हैं, जिनमें पाउचेस मेसोडर्म के मौजूद होते हैं कैविटी में, तो ये आपका क्या होगा, सीरोसिलामेट्स हो गया, ये एस्टरमेंथीज इसका एग्जांपल है, फाइलम। सिलामेट में आप आओगे तो सिलामेट में आपको ढेर सारे फाइलम मिलेंगे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आगे स्पेस नहीं थी, मतलब इसको यहाँ लिखने के लिए स्पेस नहीं थी, मैं लिखती तो नीचे आ जाता, वो शायद डालता वीडियो में, इससे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये ट्रेंड ऐसा ही है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड देन दिस एंड दिस, ओके। तो जब ये नोटोकॉर्ड पढ़ा है, हम लोग ने क्या पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो वो कॉर्डेट्स हो जाते हैं, ना हो तो नॉन कॉर्डेट्स हो जाते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, तो यहाँ कुछ ना कुछ कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड का भी इफेक्ट होगा। तो पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, इनमें नोटोकॉर्ड क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, ठीक। एंड हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में आपको मिलेगी। एंड सेलियन फीचर्स आगे क्या है, और मतलब ये हेमिकॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा, ये हेमिकॉर्डेटा है, क्यों इसका नाम हेमिकॉर्डेटा पड़ा है, ये सारी चीजों को अभी हम लोग क्लियर करेंगे आगे वीडियोस में। तो अभी उतना उस पर जोर नहीं दे रहे हैं, बस हम सिर्फ ऐसा इसलिए बता रहे हैं आपको, ताकि आपको जब फीचर्स लर्न करने आप बैठो तो आपको दिक्कत ना हो। इनमें ये प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, ठीक। तो इकाइनोडर्मेटा तक तो नोटोकॉर्ड का कुछ रहता ही नहीं है, उनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड या डोर्सोसाइट पे ये नहीं होता है। हेमिकॉर्डेटा में कुछ है थोड़ा सा, वो भी देखना होगा आपको। एंड आपका कॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता ही है, ठीक। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से समझो, जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने बताए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, देन आपका सिमेट्री थी, आपका सीलम था, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक था, आपका सेगमेंटेशन था, एंड आपका एक ये नोटोकॉर्ड भी एक फीचर ही है। तो ये सारे फीचर्स को पहले अच्छे से समझो, समझने के बाद इसको देखो, इससे क्या होगा, ये सारे फाइलम्स लर्न करने में, ये फीचर्स लर्न करने में, एग्जाम्पल लर्न करने में आपको बहुत ईजी होगा। एंड सच पूछो तो आपको मजा भी आएगा, एंजॉय करोगे आप उस चीज को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बस इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, पहली बार आप आ रहे हैं इस चैनल पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।